जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 1,70,461 पदों के लिए, जी हाँ, 1,70,461 पदों के लिए आवेदन 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक ली जाएगी। बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा में सभी को 2 पेपर देना होगा। जी हाँ, जिसमें पहला पेपर भाषा का है, जिसमें अंग्रेजी से 25 प्रश्न तथा हिंदी से 75 प्रश्न होंगे, जिसमें से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका पेपर 2 की जांच की जाएगी। दोस्तों, इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं हिंदी भाषा का, जी हाँ, पार्ट 2 जनरल हिंदी भाषा का 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसे आप अंत तक जरूर देखें ताकि आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, एक और जानकारी देना है आप लोगों को कि बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 के आवेदन शुल्क जनरल, जी हाँ, जनरल ओबीसी पुरुष के लिए 750 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड और महिलाओं के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ये पार्ट 2 का जनरल हिंदी का है। इसमें से 26 से लेकर के 100 तक के आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ मिलेगा, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, ये पहला प्रश्न जो 26 नंबर का है, इसमें दिया गया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। जी हाँ, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। इसका ऑप्शन दिया गया है विद्वत्री, विद्वानी, विद्वता और विदुषी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विदुषी। जी हाँ, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का कि सही वर्तनी, जी हाँ, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें सही वर्तनी कौन सा है, यहाँ उज्जवल लिखा हुआ है, तो कौन सा उज्जवल शब्द सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, उज्जवल जो लिखाता है उसमें दोनों ज जो होता है वो आधा ज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का। जी हाँ, 28 नंबर का प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो मेरे बिना तुम प्रभु ये जो कविता है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया कविता है और यह जो है भक्ति भाव का कविता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ, छाती पे सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, ईर्ष्या करना। छाती पे सांप लौटना इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का कि सुख चैन में समास कौन सा है। जी हाँ, सुख चैन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सुख चैन द्वंद्व समास। जी है, इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच का और शब्द का लोप होता है। यहाँ देखिए सुख चैन, इसमें सुख और चैन है और बीच में और का चिन्ह जो है और शब्द का लोप होता है, उसी को कहा जाता है द्वंद्व समास और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर का सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक कौन सा है। जी हाँ, सिंह वन में रहता है, यहाँ वन में
यहाँ रेखा दिया गया वन में, तो जहां रेखा है वो कौन सा कारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो होता है में और पर। तो यहाँ वन में, तो अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है में होता है, इसलिए यह जो है अधिकरण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, जल्दी चलो, जी हाँ, रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। जी हाँ, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का। जी हाँ, 33 नंबर का प्रश्न लिखता है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत का कौन जो है यहाँ पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि नभ जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है, यह पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि शाखा का बहुवचन क्या है? जी हाँ, शाखा का बहुवचन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, शाखा का शाखाएं। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, समानार्थी शब्द, तो निपुण शब्द का समानार्थी शब्द होता है अभिज्ञ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 36 नंबर का, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जी हाँ, विलोम यानी कि उल्टा शब्द चुनना है। परकीय, परकीय का उल्टा शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी स्वकीय। नेक्स्ट है 37 नंबर का, मुंह में ठेपी देना। जी हाँ, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, कुछ न बोलने देना। जी हाँ, कुछ न बोलने देना। नेक्स्ट है 38 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो आने वाले एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ चयन करें। जी हाँ, नमक मिर्च लगाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, बढ़ा चढ़ा कर कहना। जी हाँ, नमक मिर्च लगाना यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है 39 नंबर का, हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पछताना। जी हाँ, हाथ मलते रहना यानी कि पछताना। नेक्स्ट है 40 नंबर का, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा, जी हाँ, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, विभत्स रस। जी हाँ, विभत्स रस। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। जी हाँ, विपरीतार्थक शब्द में होता है विलोम शब्द, तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुक्त होता है। जी हाँ, रोग से ग्रस्त, रोग से मुक्त। जी हाँ, ग्रस्त शब्द का जो उल्टा होता है वो मुक्त होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जी हाँ, मूक का विपरीतार्थक शब्द होता है वाचाल। जी हाँ, ऑप्शन ए, वाचाल। मूक मीन्स होता है चुप रहना और वाचाल मीन्स होता है बहुत बोलना। नेक्स्ट है 43 नंबर का, तिमिर, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तिमिर मीन्स होता है अंधकार और तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोक। जी हाँ, आलोक मीन्स होता है प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का, जी हाँ, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है 45 नंबर का, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जी हाँ, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य मीन्स होता है साधारण और विशिष्ट मीन्स होता है विशिष्ट यानी कि
साधारण का विपरीतार्थक शब्द होता है विशिष्ट यानी विशेष। नेक्स्ट है 46 नंबर का, आंखों में गड़ाना। जी हाँ, आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। जी हाँ, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, इसी को कहा जाता है आंखों में गड़ाना। नेक्स्ट है 47 नंबर का, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, मर जाना। जी हाँ, कभी कभी सुनते होंगे कि कोई गुस्से में कहता है कि हम उठा लेंगे। जी हाँ, तो उठा लेंगे यानी कि उठ जाना, इसका मतलब होता है मर जाना। नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न। 48 में दिया गया कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या फिर या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? जी हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यमक अलंकार। जी हाँ, यमक अलंकार है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां होता है। जी हाँ, जब नायक नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां कौन सा अलंकार यहाँ दिया गया है कि क्या होता है? श्रृंगार या संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार या फिर हास्य, वो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि मिलन हो रहा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट है 50 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये आजन्म जो है ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? यानी तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 52 नंबर का, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, यहां भी जो है ऑप्शन ए होगा, तत्पुरुष समास। जी हाँ, पुरुषोत्तम जो है ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी श्लेष अलंकार। जी हाँ, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, यहाँ पर एक ही शब्द से एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी के 3 अर्थ होंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जी हाँ, नेक्स्ट यहाँ जो खाली स्थान है वो होगा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, काके लागू पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है 55 से 60 तक के, ये यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को सोल्व करने के लिए इस गद्यांश को सही तरीके से समझ के पढ़ना है और उसके बाद जो प्रश्न करेगा इसी के अनुसार से उसको आंसर देना है। तो आइए गद्यांश को एक बार सही तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आसानी होगा इसका आंसर देने में। तो देखिए यहाँ दिया गया गद्यांश है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में अनेक वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ
महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खने चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, जी हाँ नेक्स्ट है, पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12, यहाँ 12 लिखना चाहिए, जी हाँ 12, 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये था आपका दिया हुआ गद्यांश। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है 55 नंबर का कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, प्रत्यय जो लगता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्कड़ प्रत्यय है। जी हाँ, अक्कड़ प्रत्यय होता है। तो यहाँ घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये गद्यांश में दिया हुआ था कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट है 57 नंबर का, स्वच्छंद। जी हाँ, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। जी हाँ, उनकी अवस्था कितनी थी, गद्यांश में दिया हुआ था कि उनकी अवस्था 35 वर्ष थी, क्योंकि 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है। श्रुति धर्म, देखिए गद्यांश में दिया हुआ था श्रुति धर्म, देखिए यहाँ श्रुति धर्म। तो श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। तो श्रुति धर्म का मतलब होता है वैदिक धर्म। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वैदिक धर्म। नेक्स्ट है 60 नंबर का, उधर गर्जती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। जी हाँ, इसमें कौन सा रस है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भयानक रस है। जी हाँ, यहाँ भय के बारे में दे रहा है, क्योंकि यहाँ साप और फन की बात हो रहा है, ये भयानक रस का है। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन होगा बी। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कवित्री। जी हाँ, देखिए यहाँ कवित्री जो है क व ई और त्री यानी कि कवित्री, ये कवि का स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव
सौर सेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, उत्तरी रूप। नेक्स्ट है 64 नंबर का, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? स्पर्श बोधक विशेषण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोमल। कोमल जो है स्पर्श बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का, कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? जी हाँ, अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जी हाँ। नेक्स्ट है 67 नंबर का, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जी हाँ, जो स्पर्शजन्य है, स्पर्श से होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संक्रामक बीमारी। जी हाँ, संक्रामक जो है स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट है 68 नंबर का प्रश्न, कि किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? किस वाच्य में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। जी हाँ, वाच्य 3 प्रकार के होता है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा, 3 है लोचन जिसके, यहाँ ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। जी हाँ। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कि इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं? उज्जवल रस या मधुर रस किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि भक्ति रस को। नेक्स्ट है 71 नंबर का, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? जी हाँ, उर्दू, उर्दू का उपसर्ग यहाँ कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अल। जी हाँ, अल जो है उर्दू का उपसर्ग है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकट। जी हाँ, प्रकट जो संस्कृत के शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है और तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, कि इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, उत्तर। नेक्स्ट है 74 नंबर का, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? जी हाँ, विस्तार से जब हम कुछ कहते हैं तो हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी होता है विस्तार से लिखने के लिए। नेक्स्ट है 75 नंबर का, कि पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, कोहली ने, सॉरी, ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा अर्ध मगधी। जी हाँ, अर्ध मगधी। नेक्स्ट है 76 नंबर का, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित क्या होगा? कर्तृवाच्य का रूपांतरण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 76 का ऑप्शन बी, यानी कि कोहली ने शतक लगाया। नेक्स्ट है ऑप्शन ये 17, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जी हाँ, इनमें से
किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर जो लिखा गया है ज्योतिर्मय, पंचांग, निशब्द और कनिष्ठ, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, पंचांग। नेक्स्ट है 78 नंबर का। 78 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से तंद्रालु तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी लू प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है 79 नंबर का। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जो दिए गए शब्द है यहाँ पे इंद्र, इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वासव। नेक्स्ट है 80 नंबर का। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अगर कोई त्रुटि नहीं रहेगा तो चुनना है कि कोई त्रुटि नहीं है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी में लिख रहा है पति पत्नी के झगड़े का कारण। यहाँ कारण होना चाहिए कि झगड़े का कारण क्या हो सकता है, लेकिन कारण के जगह हेतु है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहीं पे ये गलती है। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। इसमें लिखा गया है मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से चुनना है कि कौन सा किसमें त्रुटि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा, क्योंकि प्यास जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्यास लगी है होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा है, इसलिए ये तीसरा वाला जो खंड है वो गलत है। नेक्स्ट है 82 नंबर का कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, जी हाँ, 82 नंबर का है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बैलों के कंधों पर खाली स्थान पड़ा था। तो बैलों के कंधों पर क्या पड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो हम लोग जो रखते हैं जोत जुआ, उसको जुआ कहा जाता है, तो बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था। नेक्स्ट है 83, पानी फेर देना। जी हाँ, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिगाड़ देना। पानी फेर देना इसका मतलब हो गया बिगाड़ देना। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि दिए गए गद्यांश वाक्यांश, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया न गया हो। जी हाँ, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाहूत। जी हाँ, अनाहूत माने जिसे बुलाया न गया हो। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत के खाली स्थान पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। कई वर्षों तक क्या होगा? कई वर्षों तक भारत के गले में कि पैरों में, शरीर में या माथे पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कई वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ मुहावरा दिया गया है आफत सिर पर लेना। जी हाँ, आफत सिर पर लेना, इसका सही
अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन ए, झगड़ा मोल लेना। जी हाँ, आफत सिर पर लेना, इसका मतलब होता है झगड़ा मोल लेना। नेक्स्ट है 87 नंबर का, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंगीकार का विलोम शब्द, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहिष्कार। जी हाँ, अंगीकार माने होता है उसको स्वीकार कर लेना, और इसका होता है बहिष्कार कर देना, इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट है 88 नंबर का, कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पे वह प्रतिदिनों ऐसा ऐसा की करता आया है, यहाँ पर किस प्रकार का बदलाव होगा? यहाँ ऑप्शन ए है कि किसी प्रकार के किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वह प्रतिदिन, वे प्रतिदिनों, वह प्रतिदिन। तो यहाँ किस प्रकार का बदलाव होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। जी हाँ, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 89 नंबर का, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यथाशक्ति। जी हाँ, यथाशक्ति जो है ये सही वर्तनी है। 90 नंबर का है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। जो दिए गए शब्द यहाँ एकांत है, एकांत का समानार्थी शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकांत यानी शून्य। नेक्स्ट है 91 नंबर का, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बहुमत। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधे से अधिक लोगों की मिलकर जो एक राय होता है उसी को कहा जाता है बहुमत। नेक्स्ट है 92 नंबर का, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 30 करोड़। जी हाँ, अगर ऑप्शन में रहता 33 करोड़ तो 33 करोड़ भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ दिया गया है 30 करोड़। नेक्स्ट है 93 नंबर का, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। जी हाँ, ये प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मापा नहीं, आंका नहीं जा सकता, और मापा की जगह आंका होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर का, दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग जानते होंगे किसका होता है? ऑप्शन बी, दुर्लभ। जी हाँ, सुलभ का दुर्लभ। नेक्स्ट है 95 नंबर का, 95 नंबर का यहाँ प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शंका का समाधान। जी हाँ, शंका का समाधान यहाँ सही जगह पे खाली स्थान पे भराएगा समाधान। नेक्स्ट है 96 नंबर का, यह 96 नंबर में दिया गया है, सबसे पहले यहाँ निर्देश है कि दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जी हाँ, तो यहाँ उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। संसार में खाली स्थान में एक दिया गया है, यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला
हुआ करता है। तो यहाँ जो दिया गया संसार में, यहाँ प्रश्न है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो संसार में परतंत्र या परावलंबी या स्वावलंबी या स्वतंत्र, तो इसका 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि परावलंबी। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना, दूसरों पर आश्रित होना का शब्द होता है परावलंबी, इसलिए इसका सही आंसर होगा परावलंबी। 97 में दिया गया है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो 2 में देख के लिख रहा है कि हमें परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वाले बनकर रहना पड़ता है। तो क्या बनकर रहना पड़ता है, ऑप्शन है विवश, अधीन, नौकर या गुलाम। क्या बनकर रहना पड़ता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधीन बनकर रहना पड़ता है। यानी कि हमेशा आश्रय देने वाले के, परावलंबी को हमेशा आश्रय देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है, यहाँ अधीन भराएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर का कि गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। 3 देखिए यहाँ लिख रहा है कि उनकी अपनी खाली स्थान पहले तो नहीं होती ही नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं करता। तो यहाँ 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उनकी इच्छा रहने पर भी क्या होगा, इच्छा होगा। उनकी इच्छा पहले तो होती ही नहीं और होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। नेक्स्ट है कि 99 में कि गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। विशिष्ट होगा कि सर्वश्रेष्ठ होगा कि निकृष्ट होगा कि आकृष्ट होगा। तो यहाँ दिया गया है कि इसी कारण पराधीन को घोर पाप और खाली स्थान माना गया है। तो घोर पाप और क्या माना गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकृष्ट। घोर पाप और निकृष्ट माना गया है। नेक्स्ट है 100 नंबर का और ये अंतिम प्रश्न है कि गद्यांश के रिक्त स्थान में 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। परलोक या मृत्यु या स्वर्ग या नरक। तो लिखता है कि इसके विपरीत स्वाधीनता को खाली स्थान का द्वार, किसका द्वार माना गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ग का द्वार माना गया है। और कार्यों का परिणाम और सब प्रकार का श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों ये था हिंदी के 75 प्रश्न। आशा करते हैं कि ये सभी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।